नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मैं अपने संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि को प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास के फलस्वरूप ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत दस्तावेज के रूप में सामने आया और ये अपनी महत्ता को इस समय में भी बरकरार रखे हुए हैं। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक जब लिखी जाती है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई बुक लिखी जाती है तो उसके साथ उसके शुरुआत में उसका प्रीफेस होता है। ठीक ऐसे ही जो भारतीय संविधान है, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का प्रीफेस है, प्रियम्बल है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड ऑन है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? तो सिंपल सेंस में इट वाज डायरेक्शन गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑन द बेसिस विच इट हैज टू बी रिटन। यही कारण है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रियम्बल का आधार बना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मेंशन है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया गया है। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ेंगे। इसमें देखिए कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया गया है। जैसे देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर इसमें वर्णन है जस्टिस का। जस्टिस के ऑल फॉर्म देखिए, ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी का वर्णन है। लिबर्टी कैसी लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का वर्णन किया गया है। फ्रेटर्निटी का वर्णन है। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का वर्णन है। ये देखिए जो है डेट 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इस प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो इसमें से कुछ की पॉइंट्स हमें मिलते हैं। और ये की पॉइंट्स क्या हैं? ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, people of India are the main source of power and authority of constitution। कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना पावर और अथॉरिटी से ड्रॉ करता है, पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग से जो है। दूसरा पॉइंट देखें, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। यह भारत को कैसा देश घोषित करता है? जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट इसमें क्या बताता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो है की एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इन तीन शब्दों का समावेश किया गया। देखिए दोस्तों, ऊपर जो वर्णित हैं जो कीवर्ड्स, उसका हम अब मतलब देखेंगे। सबसे पहला है सॉवरेन, जिसको कहते हैं सार्वभौम या सर्वसत्ता संपन्न। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया किसी कंट्री की डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरा, इंडिया किसी कंट्री का डोमिनियन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इट मीन्स देयर इज नो अथॉरिटी एबव इट and it is free to conduct its own affairs whether it is external or internal। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि 1949 में 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप एक्सेप्ट की और ब्रिटिश क्राउन को इसका हेड माना जो है। तो क्या ये कहीं भारत की
सोवरेनिटी को अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत की इससे संप्रभुता प्रभावित नहीं होती। इससे भारत के एक्सटर्नल या इंटरनल मैटर में निर्णय लेने की क्षमता कहीं भी प्रभावित नहीं होती। तो फिर ये प्रश्न आता है कि भारत ने ये कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप क्यों एक्सेप्ट की? तो दोस्तों ये इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न है, इसे हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर इसे यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये जो डिस्कशन है काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। सोवरेनिटी का अगला मतलब ये है कि भारत अपनी टेरिटरी को किसी के फेवर में छोड़ सकता है या कोई टेरिटरी क्लेम कर सकता है। ऐसे मामले में भारत संप्रभु है। सोवरेनिटी का एक मतलब ये भी है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? तो सोशलिज्म इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस होता है इग्नोरेंस का ना होना, पॉवर्टी का ना होना, इनइक्वालिटी का ना होना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का मिलना। ये चीजें इकोनॉमिक जस्टिस में आती हैं। जो सोशलिज्म है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मेंशन तो किया गया, लेकिन इसका जो निहितार्थ था ये डीपीएसपी में पहले से ही मेंशन था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। भले ही एक्सप्लिसिटली ना हो, लेकिन इम्प्लिसिटली ये पहले से मेंशन था। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है यहाँ पे कि जो भारत में सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। कौन सा सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक से सोशलिज्म है। ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? इसमें ये एक तरह से स्टेट सोशलिज्म होता है, जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरी तरह से स्टेट ओन्ड होता है, और इसमें एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये निहित होता है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है, और यहां पर को एग्जिस्टेंस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। अगला पॉइंट आता है दोस्तों सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष। दोस्तों कहीं कहीं पे जब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो वहां पे कई जगह मतलब कई किताबों में धर्म निरपेक्ष शब्द मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों, ये धर्म निरपेक्ष शब्द सेक्युलर के लिए मेंशन करना ये उचित नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, धर्म का कहीं ना कहीं संबंध प्रेम, करुणा, उत्तरदायित्व, सद्भावना, इन चीजों से होता है। तो सोचिए कि कोई देश अपने उत्तरदायित्व से मुंह कैसे मोड़ सकता है? उत्तरदायित्व किसके प्रति? किसी देश का उत्तरदायित्व उसकी जनता के प्रति। तो यहाँ पे सेक्युलर शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब रिलीजन और सेक्ट। देखिए दोस्तों, ये भले ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग से मेंशन किया गया, लेकिन ये भी जो है संविधान में जो है इम्प्लिसिटली जो है मेंशन था। क्यों? क्योंकि हमें संविधान में हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सेक्युलरिज्म के ही जो है सेक्युलरिज्म को ही दर्शाते हैं जो है। अगला पॉइंट है दोस्तों डेमोक्रेटिक। तो अब यहाँ ये जानना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी को जानने के लिए 3 कीवर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या मतलब हुआ इसका? टू द पीपल मतलब कि, बाय द पीपल का मतलब होता है लोगों के द्वारा, और फॉर द पीपल का मतलब होता है लोगों के लिए। मतलब जनता की, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। ये मूल मतलब होता है डेमोक्रेसी का। देखिए, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों, जहां जनसंख्या कम है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल अपना जो है सुप्रीम पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, और रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट ये इसके कुछ की टूल्स हैं।
अब आते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में ये होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड मेक लॉ। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जन प्रतिनिधि होते हैं, वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। इसके भी दो फॉर्म है दोस्तों, एक फॉर्म है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोस्तों थोड़ा पेन ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया है और ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये यूएसए में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो है कुछ की पॉइंट्स हैं। ये रिपब्लिक देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी जो है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में आता है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हिंदुस्तान में, रूल ऑफ लॉ है एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स हैं, ये जो है मतलब भेदभाव का अभाव है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये जो है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी है। जो भारत में भारतीय संविधान में जो डेमोक्रेसी का वर्णन है ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉडर व्यू लिए हुए है, बहुत ही इसका कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग क्या है कि डेमोक्रेसी को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक फॉर्म हो सकता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा फॉर्म है सोशल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, क्या क्या है ये, इसके क्या की पॉइंट्स है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये क्या है, सोशल डेमोक्रेसी जो है ये एम्स टू अचीव सोशल जस्टिस, ये सोशल जस्टिस को अचीव करने का तरीका है। और सोशल जस्टिस क्या है, देखिए दोस्तों, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जब इसको हम सिंथेसिस फॉर्म में देखते हैं तो यही सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब आते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले कीवर्ड पे, जो है कि रिपब्लिक। देखिए दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है मोनार्की और एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडेटरी पोजीशन हेल्ड करता है, जैसे कि राजा या रानी। इंग्लैंड में जैसे कि राजा हैं या रानी हैं। लेकिन जो रिपब्लिक होता है वहां पे जो है वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है और वो एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, चाहे वो आइदर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो। जैसे कि भारत में प्रेसिडेंट है, ये हेड ऑफ स्टेट है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें दोस्तों, कीवर्ड आता है जस्टिस। तो देखिए ये जस्टिस वर्ड जो है, जो प्रियम्बल में, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से। जस्टिस देखिए दोस्तों एक बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, जो जिसका बेस जो है कहीं ना कहीं मॉरल और फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे है। लेकिन अगर हम प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जस्टिस का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जो जस्ट हो, राइट हो और रीजनेबल हो। सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े जो है संविधानविद थे अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने कहा था कि जस्टिस को अगर आपको देखना है तो ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यही जस्टिस है। तो ये जस्टिस जो है हमारे संविधान में के प्रियम्बल में वर्णित है। अब देखते हैं संविधान के जो प्रियम्बल में है वो जस्टिस को कैसे वर्णित किया गया है। देखिए दोस्तों, जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें जस्टिस
के 3 पार्ट्स का जो है मेंशन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों चीजों को एसिमिलेट किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि सोशल जस्टिस क्या होता है। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है सभी नागरिकों के प्रति भेदभाव रहित व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और दोस्तों ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस क्या होता है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस होता है कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। इन्हीं बेसिस पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो सोशल जस्टिस जो है ये इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स है, इसमें हर तरह के भेदभावों का एबोलिशन है। दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इकोनॉमिक जस्टिस को अगर देखें तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्ट्स, यानी कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला इसका मान लीजिए थोड़ा सा इसको और एलोबरेट सेंस में देखें, जो है एलोबरेटेड सेंस में देखें तो क्या है ये? टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच पर्सन टू एस्टैब्लिश अ सफिशिएंट मटेरियल फाउंडेशन अपॉन विच टू हैव अ डिग्निफाइड, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव लाइफ। इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों? इसके अगर इसको देखें तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति का जीवन जो है डिग्निफाइड हो जाए, उसका जीवन प्रोडक्टिव हो, उसका जीवन क्रिएटिव हो। तो इसमें क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए, ऐसी आमदनी होनी चाहिए जिससे आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए बाय जेंडर एंड रेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। ये सब फैक्टर्स जो है इकोनॉमिक जस्टिस में आते हैं। दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखना होगा आपको कि जब हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो वो बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है आनुपातिक न्याय। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है जो है जस्टिस में, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है दोस्तों? तो पॉलिटिकल जस्टिस का सिंपल मतलब होता है ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब ये पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल राइट्स का मतलब आपका जो है कि इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करने की जो स्वतंत्रता है, जो है आगे अगर देखें तो चाहे वो राजनीतिक दफ्तर हो उसमें प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो, इसमें सबको इक्वल राइट्स मिले हुए। अब इसमें दोस्तों अगला पॉइंट है लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रियम्बल में रशियन रिवॉल्यूशन से आया हो, क्षमा कीजिएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। 1789 से 1799 के बीच जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था तो वहां से ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अच्छा ये लिबर्टी का मतलब क्या है? अगर हम देखें लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स and at the same time providing opportunity for the development of individual personalities। देखिए दोस्तों अगर इसका सीधा सा मतलब देखें सिंपल टर्म में जो है तो ये लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब कि किसी भी दबाव, प्रेशर का अभाव। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि इट मीन्स फ्रीडम टू डिसाइड on your way of life which would include freedom to accept or reject everything that has potential to affect you। मतलब अपने जीवन को उस तरह से जीने का अधिकार, उन चीजों को स्वीकार करने के लिए या उन चीजों को अस्वीकार करने का अधिकार जो आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ये कौन कौन सी लिबर्टी हमें जो है प्रियम्बल में दी गई, प्रियम्बल में कौन कौन सी लिबर्टी का वर्णन है? तो आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल में जो है थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये इन लिबर्टीज का प्रियम्बल में वर्णन किया गया है। शॉर्ट फॉर्म में आप इनको टेबफा से याद कर सकते हैं। TEBFAW। टी का मतलब हो गया थॉट, ई से एक्सप्रेशन, बी से बिलीफ, एफ से फेथ एंड डब्ल्यू से वर्शिप। दोस्तों एक बात और भी ध्यान में रखने वाली है कि ये जो लिबर्टीज जो मैंने बताया, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये फंडामेंटल राइट्स भी हैं और दीज आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब बात ये आती है कि लिबर्टी तो मिल गई हमको, तो क्या ये लिबर्टी एब्सोल्यूट है? ये प्रश्न आता है कि क्या ये लिबर्टी एब्सोल्यूट है, मतलब जिसका जो मन चाहे वो कर सकता है? जी नहीं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी को कुछ भी करने की छूट मिल गई हो। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे, मॉरलिटी के आधार पे, कई बेसिस पे इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया गया है। अगली जो बात है वो इक्वालिटी की है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वालिटी का सीधा मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी and provision of adequate opportunities for all individuals without। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। और दोस्तों ये इक्वालिटी कितने टाइप की होती है? तो ये इक्वालिटी होती है दोस्तों 3 टाइप की। ये इक्वालिटी 3 टाइप की है। पहली है आपकी सिविक इक्वालिटी, दूसरी है आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी और तीसरी है आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये 3 तरह की इक्वालिटी है दोस्तों। इनका डिटेल में जो हम डिस्कशन है वो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में करेंगे। अगला पॉइंट आता है इसमें फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारे की भावना। ये भाईचारे की भावना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडरिटी इन सोशल लाइफ। ये वो प्रिंसिपल है जो सोशल लाइफ में यूनिटी और सॉलिडरिटी को बताता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? इसमें आता है दोस्तों सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड आता है इसमें जो है, जिसको भाईचारे की भावना कहते हैं। उसके बाद आता है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कैसे प्रमोट किया गया है? इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सिंगल सिटीजनशिप के माध्यम से इस फ्रेटर्निटी को एसिमिलेट किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी यह कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे, यही जो फ्रेटर्निटी है की भावना को प्रोत्साहित करेगा। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे? उन्होंने कहा था कि विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी वी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट्स। ये देखिए अपने आप में फ्रेटर्निटी का कितना बड़ा महत्व है कि मतलब फ्रेटर्निटी के बिना, भाईचारे की भावना के बिना अगर हम जनता को इक्वालिटी और लिबर्टी दे देते हैं तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। वो सिंपल एक जो है दीवार पर पेंट की तरह होगा, उसका कोई आंतरिक प्रभाव नहीं दिखेगा। अब दोस्तों देखिए कि फ्रेटर्निटी के की पॉइंट्स क्या हैं। फ्रेटर्निटी बेसिकली 2 की पॉइंट्स पे बेस्ड ऑन है और ये 2 की पॉइंट्स हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फ्रेटर्निटी इन्हीं भी 2 चीज़ों को एश्योर करती है। और ये यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ नेशन जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये प्रियम्बल में इसको जो है जोड़ा गया। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है। सिर्फ यूनिटी पहले था, अब इसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये इस शब्द का समावेश किया गया, तो इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, यूनिटी का सीधा सीधा मतलब है, जैसे भारत एक बहुत ही विविधता प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत सी संस्कृतियों, धर्म, भाषा, जाति आदि का समावेश है। तो जो डाइवर्सिटी है, इस सभी डाइवर्सिटी के बाद भी हम सभी एक भारतीय हैं, ये भावना यूनिटी है। लेकिन जो इंटीग्रिटी है, ये दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करती है। क्या ये कवर करती है? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और दूसरा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो एस्पेक्ट है उसको भी कवर करती है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो बाधक तत्व हैं, सांप्रदायिकता हो गया, जैसे क्षेत्रवाद हो गया, जातिवाद हो गया, भाषावाद हो गया, इन बाधाओं को पार पाना है। तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ यूनिटी के जगह पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इस वर्ड को जोड़ा गया। अब दोस्तों देखते हैं हम कि जो प्रस्तावना है संविधान की, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो प्रस्तावना है वह क्या दर्शाती है, वह ये बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज को दर्शाती है, जिसपे हमारा संविधान आधारित है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारी संविधान निर्मात्री समिति थी, उनके जो है ग्रैंड और नोबल विजन को जो है ये इंसेंबल करता है। ये उनके ग्रैंड एंड नोबल विजन को इंसेंबल करता है। कुछ महान पुरुषों के बारे में, जो कुछ महान पुरुषों ने प्रियम्बल के बारे में अपने जो है कथन दिए थे, उसमें देखिए जो ये के.एम. मुंशी का कथन। दोस्तों के.एम. मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जो है उन्होंने जो प्रियम्बल है उसको हारोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा था। तो ये इनका शब्द ही अपने आप में जो है ये इसकी महत्ता को दर्शाता है। ये जो वाक्य इन्होंने कहा है जो है कि ये जो हमारा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका ये हारोस्कोप। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था कि द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। मतलब हमारा जो ये जो प्रियम्बल है, ये उस चीज को एक्सप्रेस करता है जैसा कि हमने सोचा था कि हमारा देश, जैसा कि हमारा देश होगा या जैसा हमने सोचा था, उसी चीज को ये एक्सप्रेस करता है। सर अर्नेस्ट बार्कर, ये एक डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था प्रियम्बल के बारे में? इन्होंने प्रियम्बल को एक की नोट कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट कहा था। अगला देखें अगर जो है, तो ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके ये एम हिदायतुल्ला जी थे, इन्होंने कहा था कि इट इज सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इसको ये इन्होंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। दोस्तों आगे एक मुद्दा आता है कि प्रियम्बल क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। सबसे पहले ये एक मामला उठा था 1960 में बेरुबारी केस में, जो कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो ये मामला सबसे पहले सामने आया 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में। जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो की टू माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी मन स्थिति, उनकी सोच को दर्शाता है। जहां भी संविधान में जो एम्बिगुअस टर्म्स हैं उनमें उनके इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। क्या करता है ये? असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन, ये क्लैरिटी लाता है। इन सब महत्वों को स्वीकार करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बेरुबारी केस में ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कुछ दिन बाद जो है आगे केशवानंद भारती केस आया 1973 में जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए जो है रूलिंग को, वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया और जो हमारा प्रियम्बल है उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए इस बात को कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, ये अत्यधिक महत्व का है जो है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। कहने का मतलब है कि संविधान के प्रावधानों को प्रियम्बल के जो विजन्स हैं उनके आलोक में जो है इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ठीक इसी वर्डिक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है LIC केस 1995 में भी जो है जारी रखा। इसी को, सेम रूलिंग को, केशवानंद भारती केस की जो रूलिंग थी इसी को उन्होंने कंटिन्यू किया और कहा कि जो है जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके उपरोक्त सभी महत्वों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, सम्मान दिया है। लेकिन कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं। वो चीजें क्या हैं कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। क्या मतलब है इसका कि प्रियम्बल जो है वो लेजिस्लेचर के पावर का सोर्स नहीं है और ना ही उसके पावर को ये सीमित करता है। दूसरा क्या पॉइंट है कि इट इज नॉट जस्टिसिएबल, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आगे जब आप पढ़ेंगे जो है DPSP तो ठीक उसमें भी एक ऐसी ही सिमिलरिटी आपको मिलेगी। तो क्या इसका मतलब है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है और इसके प्रोविजन को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाया। अब दोस्तों एक और मामला, एक और जो है मुद्दा है कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट संभव है, पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। तो दोस्तों अब तक इसमें जो है एक बार चेंज किया गया है, इसमें अमेंडमेंट एक बार किया गया है और वो किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और अगर ये प्रश्न है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल में जो है संशोधन किया जा सकता है, तो जी दोस्तों इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूलभूत संरचना से खिलवाड़ करता हो। तो दोस्तों आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपने बड़े धैर्य से मेरे लेक्चर को सुना, देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।